हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। तो कल हमने पढ़े थे स्वरतंत्रियों और कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और घंटी वाले निशान को दबाओ, तब ऑल का बटन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम टीजीटी पीजीटी हिंदी का कंप्लीट कोर्स फ्री लेकर आए हैं। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, 0 से लेकर 100 तक हम चल रहे हैं। काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी है, वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। पहले हम इनके संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर साहित्य, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसे ही हम चलेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स निःशुल्क रहेगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जब आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़े, वो भी निःशुल्क है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, पहले मैं उस पर चर्चा करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने पढ़ा था स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। तो स्वतंत्रियों के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है एघोष, दूसरा होता है सघोष। तो एघोष आप सभी जानते हैं, घोष का अर्थ है गूंज या नाद या कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद गूंज नहीं हो तो उसे कहते हैं एघोष। ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एघोष होता है और ये संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 होते हैं संख्या में। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा और पांचवा ये वर्ण होते हैं सघोष। इनमें नाद और गूंज होती है, यानी सघोष का मतलब होता है घोष सहित, यानी नाद या गूंज के सहित। स का मतलब होता है सहित। तो बच्चों ये संख्या में कितने होते हैं? ये होते हैं 13 और ये होते हैं 31। एघोष होते हैं 13 और सघोष होते हैं 31। यानी आपको क्या करना है, एघोष का उल्टा कर देना है। तो उल्टा करोगे तो ये 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर, तो 31 बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्राणवायु व श्वास के आधार पर। प्राणवायु व श्वास के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। देखिए बच्चों, जब आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक तैयारी करोगे, यानी मैंने बाकी की वीडियो डाल रखी है, 5 वीडियो डाल दी है, आप वहाँ 1 से लेकर आगे तक तैयारी करोगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद बाकी की वो वीडियो अवश्य देखना, ताकि आपका क्रमबद्ध अध्ययन हो सके। तो अल्पप्राण और महाप्राण ये होते हैं प्राणवायु श्वास के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। प्राणवायु यानी जब हम सांस लेते हैं उसे प्राणवायु और श्वास कहते हैं। उन पर वर्णों के भेद होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखो, हम अल्पप्राण और महाप्राण की परिभाषा देखेंगे। अल्पप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं, यानी कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, और जब बोलते वक्त हमारे अंदर से, यानी जो हमारे कंठ से, हमारे मुख विवर से कम मात्रा में वायु निकलती है तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। तो देखिए बच्चों, पहला ग, क, ग, ण, च, छ, ये, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ये, र, ल, व, सभी स्वर। और ये संख्या में कितने होते हैं? 30 होते हैं। देखिए बच्चों, अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, हर वर्ग का 30, पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर और ये लव। ठीक है, अब देखो, हमने एघोष की संख्या कितनी पढ़ी थी? हमने 13 पढ़ी थी। और हमने सघोष की संख्या कितनी पढ़ी थी? 13 का उल्टा कितना? 31 पढ़ी थी। ठीक है,
अब हमने अल्प प्राण की संख्या कितनी पढ़ी है? अल्प प्राण की संख्या पढ़ी है कितनी? हमने 30 पढ़ी है। तो ये देखो अल्प प्राण, ये 3 की तरह आ रहा है तो ये 3 की तरह आ रहा है, यानी 3 की तरह लिखा जा रहा है, फिर 0 लगा देना। अब देखो महाप्राण, जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। यानी अल्प प्राण में तो क्या होता है कि कम वायु निकलती है। अल्प का मतलब होता है बच्चों थोड़ा, अल्प का मतलब ये होता है थोड़ा या कम। तो जिनके उच्चारण में वायु कम निकलती है, इन थोड़ी निकलती है, तो उसे अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और महा का मतलब होता है ज़्यादा। तो बच्चों जहाँ ज़्यादा हवा निकलेगी वहाँ महाप्राण होते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। देखो बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अल्प में क्या आ रहा है, लय क्या है, आधा आ रहा है अल्प प्राण, ठीक है। इसमें क्या है, लय आधा आ रहा है। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या है, जैसे ये आधा आ रहा है तो इसी प्रकार से आपको बीच में आधा यानी एक छोड़ते हुए एक, देखो आपने क्या किया, पहला ले लिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा ले लिया, ठीक है, तीसरा ले लिया, फिर चौथा छोड़ दिया, फिर पांचवा ले लिया। तो इसी प्रकार देखो अल्प में आधा आ रहा है, आधा आ रहा, फिर पूरा वर्ण है, यानी कि पहले इस पूरे को छोड़ दिया, आधे को पूरे को छोड़ दिया, फिर आधा ले लिया। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, पहले 2 छोड़ दिया, फिर यहाँ 4 छोड़ दिया, ठीक है। और महाप्राण में क्या है कि देखो देखो महाप्राण में आपको दिखा देती हूँ, इसमें कोई आधा वर्ण नहीं है, बीच में कोई छूटा नहीं है। ये नहीं कहने का मतलब ये कि ये क्या है, समान है, वो क्या है, विषम है। तो दूसरा और चौथा के महाप्राण रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, मान लीजिए ये आपके हथेली में, आपको ऐसे हथेली पर उच्चारण करते हुए देखना। अगर आप हथेली पर ज़्यादा हवा लगती है तो वो क्या है, महाप्राण है। अगर कम निकलती है तो वो क्या है, अल्प है, यानी अल्प प्राण है, ठीक है। आप अपने हाथ पर उच्चारण करते हुए देखना, जैसे कै, फिर कै में कम निकली, फिर खे ऐसे ज़्यादा निकली, फिर गे में कम निकली, फिर घे उसमें ज़्यादा निकली। तो ऐसे आपको देखना है। और हर वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं, जिसमें खे, गे, छे, झे, टे, ढे, थे, धे, फे, बै और श है। ये कि 14 कितने होते हैं, महाप्राण। 14 तो होंगे महाप्राण और 30 होंगे अल्प प्राण। इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। तो देखो बच्चों, स का उच्चारण तालु से किया जाता है, सभी जानते हैं। और श का उच्चारण मूर्धा या जीव्या के मूर्धा को छूती है, नहीं जीव्या। जैसे आपने मान लीजिए ये हमारे दांत हैं, ठीक है, दांत है, और यहाँ जो लाइन ऐसे ऐसी लाइन रहती है, खुरदरा जो भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा को छूती है स में। तो ये क्या है, स ऐसे उच्चारण करते हुए ना बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो आप देखना, जो हमारा मान लीजिए मैं उदाहरण देती हूँ आपको, ये क्या है, हमारे मान ले दांत है, ठीक है, और यहाँ फिर हमारी मुर्दा, यानी ये तिरछा भाग होता है, जो लाइनदार भाग होता है, ये हमारा मुर्दा है। और फिर यहाँ का जो भाग होता है चिकना, उसे तालु कहते हैं, ठीक है। जो चिकना भाग होता है उसे तालु कहते हैं, और जो खुरदरा भाग होता है यानी दांत के बिल्कुल शुरू से, यानी दांत से थोड़ा सा आगे चलते ही मुर्दा आ जाता है। और दंते तो आप सभी जानते हैं, दांतों के बीच का भाग। तो ये स क्या है, ये तीनों स अलग अलग से बोले जाते हैं। 21 वाला स तालु से बोला जाएगा, और जो षटकोण वाला स है मुर्दा से बोला जाएगा, और ये जो स है सड़क वाला स है दंते से बोला जाएगा। तो देखना, उच्चारण करके देखना, श, तो आप श बोलोगे तो आपकी जीभ उस चिकने भाग को छुएगी, स, ठीक है। और जब मूर्धा ये वाला बोलोगे षटकोण वाला, तो आपकी जीभ ऊपर जाकर इस खुरदरे भाग को छुएगी, जैसे स। और दंत वाले भाग को यानी स, तो वहाँ स बोलोगे तो सीटी सी बजेगी, दांतों से बीच से हवा निकलेगी, देखिए श। तो यहाँ देखना, आपके दांतों से के बीच से हवा निकल रही है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। 21 वाले स का आपको तालु से छूना है, यानी चिकने भाग को छूना है। षटकोण वाला जो है, षटकोण वाला स है, तो आपको खुरदरे भाग को छूना है, जो दांतों से थोड़ा सा आगे चलकर होता है, जो लाइनदार भाग होता है ऐसे से। और जो सड़क वाला स है उसका उच्चारण करते हुए आपको दांतों के बीच से हवा निकालनी है, यानी जो सीटी सी बजती है ना वो होती है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ऐसे ही निरंतर हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और ये आपको ये मत पूछना कि मैम ये कहाँ से। देखो बच्चों, जहाँ भी जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण आती है, चाहे वो KVS का हो, चाहे DSSB का हो, NVS का हो, हरियाणा PGT TGT हो, या फिर स्क्रीनिंग का हो, या CET हो, सब के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, या मैं वर्णों लिख देती हूँ कि वर्णों के भेद 11 भागों में बांटा गया। वो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद को 11 भागों में बांटा गया है। अब क्या है बच्चों, ये याद तो कर लेते हैं कई, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हम देखेंगे। पहला होता है हमारा कंठ, जो हमारे बिल्कुल जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ। फिर तालु में बता चुकी हूँ, तालु जो आपका चिकना भाग होता है, जहाँ चिपक जाए आलू, उसे कहते हैं तालु। जैसे आपने गर्म आलू खा लिए तो सीधा आपके तालु यानी चिकने भाग को जाकर छुएगा, जहाँ से आपकी थोड़ी त्वचा छिल जाती है ना वो। फिर आता है मुर्दा, जो खुरदरा भाग है। फिर आता है दंते, दांतों के बीच से। ओष्टे, जो आपके दोनों होठों से उच्चारण। नासिके, जो आपके नाक से उच्चारण होता है। दंतोष्ट, तो यहाँ देखना दंतोष्ट, दंत प्लस में ओष्ठ। कुछ उच्चारण, कुछ वर्णों के उच्चारण दांत और प्लस ओष्ठ, यानी कुछ दांतों से कुछ होठों से बोले जाते हैं। कंठ तालु, तो कुछ थोड़ा सा उच्चारण कंठ से होगा, थोड़ा सा तालु से, कंठ तालु। फिर कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। और वर्त से, और फिर काकल्ले, काकल्ले और वत्स से। देखो काकल्ले वो होता है अलजीवा, जो हमारे जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा मुख है, यहाँ हमारे दांत है, ये खुरदरा भाग हमारा मुर्दा है, फिर ये चिकना भाग है। फिर चिकने भाग से थोड़ा सा आकर एक घंटी सी ऐसे लटकी हुई होती है। आप गला फाड़ के, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लेना। आप ऐसे मुंह को खोलोगे, गला फाड़ कर देखोगे तो एक घंटी सी ऐसे एक मांस का टुकड़ा हुआ लटकता हुआ आपको नजर आएगा, तो उसे काकल्ले या अलीजीवा बोलते हैं। ठीक है, इनके 2 नाम हैं। कुछ बच्चे एक नाम पढ़ लेते हैं, जिन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो भाई इसका तो हमें नंबर मिलेगा, वो या गलत है, ये हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक आपके घर में कुछ आपको प्यार से बोला जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम होता है, फिर हमारे आंगनबाड़ी में कुछ नाम पहले होता था, आजकल तो ऐसा नहीं होता था पहले। आजकल तो एक घर का हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, लेकिन पहले क्या होता है, आंगनबाड़ी में कुछ लिखवा देते थे हमारे पेरेंट्स से, स्कूल में कुछ चलता था, घर में कुछ बोलते, वही काम इनका है। लेकिन हो तो अब एक ही इंसान, एक ही होना, तो वही बात है इनकी, है एक ही, काकल्ले ही है। वो जो आपके मांस का टुकड़ा सा आपको नज़र आता है अंदर से ऐसा लटकता हुआ, वही काकल्ले है, उसे ही अलजीवा बोलते हैं, लेकिन है वो एक ही स्थान। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो देखो कुछ उच्चारण अवे ऐसे होते हैं, यानी एक ही वर्ण है, मान लीजिए एक ही वर्ण, लेकिन वो क्या है, अलग अलग भागों से बोला जाता है एक ही वर्ण लेकिन अलग अलग भाग। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने गहराई से अध्ययन किया, फिर कहते हैं कि जैसे जब आप परीक्षा की तिथि आपके पास आती है ना, तो आप क्या करते हो, फिर आप MCQ क्वेश्चन लगाते हो और उसको आप रटते हो। ऐसे तो क्या हो, फिर वही बात होती है कि मैम समझ में नहीं आया या गलत, ऐसे ऑब्जेक्शन उठते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अभी से आप 0 से तैयारी करोगे, तो जब परीक्षा की आपकी तिथि आएगी तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। आप थोड़ा थोड़ा आप 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। तो अब देखो, अब मैं बता देती हूँ कि एक वर्ण कई स्थानों से बोला जाता है। देखिए एक ही वर्ण कई उच्चारण स्थानों से बोला, जैसे है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने इसे कंठे भी पढ़ा है, कुछ कहेंगे मैम ये कंठे नहीं, ये तो काकल्ले है, कुछ कहेंगे मैम काकल्ले नहीं, ये तो अलीजीवा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अलीजीवा और काकल्ले और अलीजीवा एक ही स्थान है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। और कंठे है, तो जब मैंने आपको बता दिया कि ये लटकता हुआ भाग है जो हमारे जो कंठ का, वहाँ से बोला जाता है, तो है तो वो कंठ का ही ना भाग है तो वो कंठ का। लेकिन आपको क्या करना है, आपके ऑप्शन में वैसे तो तीनों आएंगे ही नहीं, क्योंकि तीनों स्थानों से बोला जाता है। अगर आ भी जाए तो आपको क्या करना, मान लीजिए आप, ये दोनों तो एक ही नाम है, एक ही है, ठीक है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये सिर्फ इसी से थोड़ी ना बोला जाता है, तो यहाँ का जो आसपास का एरिया है कंठे का, वहाँ से बोला जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में कंठे भी आ जाए और काकल्ले भी आ जाए, ठीक है, तो आपको फर्स्ट पर काकल्ले रखना है, ठीक है, दूसरे पे आपको कंठ करना है। फिर क्या है, अलजीवा आएगा नहीं, क्योंकि तीनों, तो अगर तीनों अलजीवा भी दे दिया तो आप तीनों करोगे, ठीक है, उपयुक्त तीनों, ठीक है, आप तीनों करोगे। अलजीवा भी आ गया, काकल्ले भी आ गया, कंठे आ गया, तो आप तीनों करोगे। अगर आपके ऑप्शन में कंठ भी दे दिया या फिर अलजीवा 2 दे दिए, अलजीवा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप अलजीवा पर जाओगे, पहले आप अलजीवा पर जाओगे। अगर आपसे ऑप्शन में कंठ प्लस काकल्ले दे दिया तो आप पहले काकल्ले पर जाओगे। क्या, पहले काकल्ले फिर कंठ पे थी, ठीक है, इस बात का। या फिर तीनों दे दे तो उपयुक्त तीनों करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये है का उच्चारण स्थान हम पढ़ रहे थे कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को हमने 11 भेदों पर बांटा था, 11 प्रकार बताए थे। उच्चारण स्थान यानी कंठ, तालु, नासिके ऐसे हैं, वो 11 स्थानों से बोले जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसकी ट्रिक के द्वारा हम पढ़ेंगे। जिसको ट्रिक के द्वारा समझ में आए वो ट्रिक के द्वारा समझ लेना, और जिसको वैसे आ जाए तो वैसे कर लेना, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहली जो ट्रिक है एक है, एक का मतलब है, और ये है कंठे से बोले जाएगा, एक है। तो देखो, ए आ दोनों तो भाई अपने भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, तो ये तो एक जगह से बोले जाएंगे। कै का मतलब कै वर्ग वाले, कै ख ग गड़े, ये पांचों। फिर इसके बाद है तो है और विसर्ग, ये बच्चों कंठे से बोले जाएंगे। ए आ कै वर्ग, और ये पांचों कै वर्ग के है और विसर्ग है, ये कंठे से बोले जाएंगे। जो कंठ का भाग है, जो हमारे अंदर का भाग है, वहाँ से बोले जाएंगे, मुख के अंदर का भाग है, तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा आपका आएगा ईचियस, ये तालु या इनके उच्चारण स्थान को तालवे वेद है, तो तालु से बोला जाता है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान को हम तालवे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, दोनों सिस्टर हैं, दोनों बहनें हैं, छोटी बहन बड़ी बहन। तो ई चैवर के चे छे जे जे ये, और फिर ये, और फिर से 21 वाला सक, तो ये ईचियस बनेगा। इसका सूत्र क्या बनेगा, ईचियस, तालु तालु ईचियस, छोटी ई या बड़ी ई, चैवर्ग ये और से, ये तालुए क्या, ये बोले जाएंगे किससे, तालुए से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे, ठीक है। तो ईचियस किसके होंगे, तालुए से। फिर तीसरा आएगा आपका रीट्रस, ये मूर्धा या इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, री टैवर के टे ठे डे ढेण और रे और षटकोण वाला से, रीट्रस। रीट्रस को आपको क्या करना है, री से री, टे से टैवर्ग, और फिर है रे और फिर से, ये बोले जाएंगे मूर्धा से या मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब चौथा आता है बच्चों तलस। तलस क्या है, दंत या दंते से बोले जाएंगे, जिसमें तैवर्ग तै थे दे धन और ले और शे सड़क वाला, तलस। तलस ऐसे बोलना, तलस, तवर्ग और ले और शे, और ये बोले जाते हैं दंते से, ठीक है। फिर है 5वां उप। उप का ओष्ट, होस्ट या ओष्ट है, होस्ट या ओष्ट है। उ ये छोटा भाई बड़ा भाई, उ पै वर्ग वाले फै फै बै में, ये सारे बोले जाएंगे ओष्ट या ओष्टे से। तो उ और पै वर्ग, उ और पै वर्ग वाले उप यानी ओष्ट से बोले जाएंगे, ठीक है। फिर है डयण में, इनके देखो बच्चों, इनका क्रम अवश्य ध्यान रखना, ये क्रम वाइज कई बार पूछ ली जाते हैं। ये नासिका से बोले जाए, नहीं हर वर्ग का 5वां। देखो बच्चों, यहाँ 5वां शुद्ध ये लिखा जाएगा, 5वां, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगी वहाँ पर, और ये वहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगी और पा पर भी, शुरू में भी चंद्र बिंदु आएगी, लास्ट में भी चंद्र बिंदु आएगी। तो ये नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है, नाक से बोले जाते हैं। फिर 7वां आपका है रे ने ले से जे,
या इसका नसजरल आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। नसजरल 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। रे न ल स, ये वत्स्य यानी मशुडा। वत्स्य का मतलब होता है बच्चों मशुडा, यानी जब जैसे हमारे दांत है, इनके दांतों से बीच में आपने देखेंगे मसूडे जो मांस का हमारा सा रहता है इकट्ठा भाग, तो दांतों के मशुडे से बोले जाते हैं। जैसे रे बोल के देखना, रे न ल स ज, तो हमारी जीभ क्या मशुडों को छू रही है, तो इसे वत्स्य या मशुडा दोनों के एक ही नाम। फिर से बता देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो वत्स्य पढ़ा है, ये मशुडा कहाँ से आ गया, मशुडा पढ़ा है वत्स्य कहाँ से, तो दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। फिर है कंठ तालु। कंठ प्लस में तालु से बोला जाता है, तो कंठ प्लस तालु को बोलते हैं कंठ तालवे। कंठ प्लस तालु को बोलते हैं कंठ तालवे। तो इसमें ए आई, तो ये ए आई कैसे बना है, जैसे ए आ तो क्या कंठ से बोले जाते, ई क्या बोले जाते, तालु से बोले जाते। दोनों को मिलाकर जब ए बनता है, दोनों को मिलाकर जब ए बनता है यानी आई बनता है, ए आई, तो दोनों ए आ ई यानी ए आ या ई से बना है, तो ए आ बोले जाते हैं कंठ से और ई बोले जाते हैं तालवे से, तो दोनों को मिलाकर बनना है, तो ये बन गया कंठ तालवे। ए आई बोले जाते हैं कंठ तालवे, यानी कंठ से भी बोले जाते हैं, तालु से भी बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि कंठ बोला जाता है ए आ से, ई बोले जाते हैं तालवे से, तो इसे ए आई कंठ तालवे हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, तो ओ आउ बोले जाते हैं। ए आ और उ से मिलकर बने हैं, तो ए आ मैंने बता चुकी हूँ कि कंठ से बोले जाते हैं, उ ये होष्ठ से बोले जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर बन गया कंठ और ओष्ठ से कंठोष्ठ, ठीक है। फिर 10वां भाग हमारा दंतोष्ठ, तो वह बोला जाता है दंतोष्ठ से, यानी दंत प्लस ओष्ठ, तो दांत के ऊपर यानी दांत जो हमारे ऊपर के दांत हैं, फिर और नीचे का होष्ठ है, नीचे का होठ और ऊपर के दांत मिलकर वह बोले जाते हैं। यानी ऊपर के तो ऊपर का रहेगा दांत, माफ़ कीजिए, ऊपर के रहेंगे दांत और नीचे के रहेंगे होठ, दोनों को मिलाकर वह बोला जाता है। तो ये आगे आएगा कि जब हमारे नीचे के होठ को काट लिया जाए तो कौन से वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी, या फिर ऊपर के होठ को काट दिया जाए तो कौन से वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। तो ये अलग अलग वर्ण है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इतना आप ध्यान रखेंगे, जो वह है दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। दांतों के जो ऊपर का भाग लगता है और ओठ का नीचे का भाग लगता है। जैसे वह बोल के देखना, वह में क्या है कि आपके ऊपर के दांत टच हो रहे हैं और नीचे का होठ मिल रहा है, ऊपर के दांत मिल रहे हैं, तो वह बोल के देखना वह। फिर है ये मैं बता चुकी हूँ कि है का जो है कंठ और काकल्य अलजीवा ये बोले जाते हैं। जो हमारे काकल्य होता है ये भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे जो कंठ का जो लटकता है ये मांस का टुकड़ा है, इसको काकल्य या अलजीवा बोलते हैं। यहाँ से इसका उच्चारण होता है। अगर यहाँ काकल्य और अलजीवा नहीं मिलता ऑप्शन में तो कंठ दिया होगा, तो आप कंठे को निशान लगाएंगे। अगर कंठे भी दिया है और ये भी दिए हैं तो आप कंठे को बाद में पहले इसको लगाओगे, काकल्य को लगाओगे। अगर तीनों एक साथ दिए हैं और उपयुक्त तीनों दिए हैं तो उपयुक्त तीनों पर आप निशान लगाओगे। तो इनका अंतर आप अवश्य ध्यान दें, कहीं आप ये कि आप ध्यान से नहीं देखें और छोटी छोटी बातें बड़ी गहराई की बातें हैं तो गहराई से अध्ययन करें, कहीं आप फिर बाद में कहो कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया। और देखना बच्चों, ये मेरे हस्तलिखित नोट है, मैंने काफ़ी किताबों से कलेक्ट करके ये नोट्स बनाए हैं और आप इनका निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हो, तो मैं ये कहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्सों का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हैं। तो मेरी मेहनत की थोड़ी सी आप कदर करें, क्योंकि यही नोट्स अगर आप पेड क्लास में पढ़ते तो आप ज़्यादा सीखते, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे लगते हैं। तो फ्री का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो देखो, अब मैं बातचीत कर रही थी उसके बारे में, अब ये ध्यान देंगे।